हेलो गाइस, तो आज मैं आप सबके लिए एक न्यू और इंटरेस्टिंग ड्रामा सीरियल लेकर आई हूँ। तो स्टोरी का नेम है द किंगडम। हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है हैन यांग के एक राज से, जहाँ दो लोग राजा को खाना देने महल जा रहे थे। उनमें एक हाकिम था और दूसरा उसका शागिर्द। राजा के कमरे में जाने से पहले हाकिम शागिर्द से कहता है कि कभी राजा के बिस्तर के नीचे ना देखना। यहाँ हम ये देखते हैं कि राजा और दूसरे लोगों के दरमियान एक पर्दा सा लगा होता है। शागिर्द जब खाना रख देता है तो उसे अजीब सी आवाज आती है। फिर उसे पर्दे के अंदर कोई खींच लेता है, जहां उसके बाद वो मर जाता है। नेक्स्ट शहर में हर जगह पोस्टर लगाए होते हैं कि राजा मर चुका है और एक नई लहर आने वाली है। ये पोस्टर चू हकजू, जो कि एक स्टेट काउंसिल है, उसका बेटा देखता है। तो फिर वो अपने सोल्जर्स को इन पोस्टर्स को लगाने वालों को ढूंढने का कहता है, साथ में उन लोगों को भी जिन्होंने वो पोस्टर्स लगते देखे थे और वो चुप रहे थे। तो वो लोग स्टेट काउंसिल के साथ उसके बेटे से रहम करने का कहते हैं, लेकिन वो अपने सोल्जर्स को उनको उसी टाइम मारने का कहता है, क्योंकि उन लोगों के लिए शहर के लोगों को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी। नेक्स्ट सब सोल्जर्स को एक जगह इकट्ठा करने का हुक्म दिया जाता है, जो कि वो पूरा करते हैं। दूसरी तरफ ये खबर भी फैली होती है कि राजा को स्मॉल पॉक्स हो गए हैं और वो रानी और स्टेट काउंसिल के अलावा पिछले 10 दिन में किसी से भी नहीं मिले हैं। स्टेट काउंसिल, जिसका नेम चुकाजू है, और रानी उसकी बेटी है जिसका नेम चू है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सब सोल्जर्स वहाँ के सब यंग स्कॉलर्स के प्यारों को गरम लोहे से जलाकर उन्हें टॉर्चर कर रहे थे, ताकि जिसने वो पोस्टर लगाया था वो खुद ब खुद अपनी जबान खोल दे। तभी उनमें से एक स्कॉलर कहता है, हवनाकचू के लोग गद्दार हैं और रानी बस अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करती है। वो ये भी कहता है कि राजा के मर जाना ही बेहतर है, क्योंकि उसने एक दरिंदे के हाथ में इस रियासत की जिम्मेदारी दी है, यानी कि चू हकजू को। और यहीं पर चू हकजू की एंट्री होती है, जो उस स्कॉलर से पूछता है कि तुम ये मानते हो कि तुम गद्दार हो, और वहाँ के दूसरे स्कॉलर से पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा राजा राजकुमार है। फिर नेक्स्ट सीन में वहाँ पर राजकुमार को दिखाया जाता है, जिसका नेम ली चैंग है, जिसकी माँ मर चुकी है। अब उसकी सौतेली माँ रानी है। ली चैंग रानी के कमरे में रहता है ताकि वो अपने फादर से मिल सके, जिससे वो 10 दिन से नहीं मिला। वहाँ ये अफवाह थी कि राजा मर चुके हैं, लेकिन रानी ली चैंग को राजा को मिलने नहीं देती, क्योंकि उसे लगता है कि ली चैंग अपने आने वाले भाई से जेलस है। और यहीं से हमें ये बात पता चलती है कि रानी प्रेग्नेंट थी। ली चैंग अपने फादर से मिलना चाहता है, लेकिन रानी उसे मिलने नहीं देती और बाहर निकाल देती है। ली चैंग महल में जाने की जिद करता है, तो वहाँ के लोग उसे रोक देते हैं कि रानी ने हुक्म दिया है कि ली चैंग अपने फादर के पास ना जाए। तो चैंग अपने वफादार मो योंग को बोला कि वो पर मेरे से जर्नल लेकर आए, जहाँ सेहत सिक्योरिटी होती है, और वहाँ से जर्नल निकालना मुश्किल है क्योंकि वहाँ की सिक्योरिटी सख्त थी। लेकिन ली चैंग मो योंग को मना लेता है, तो वो जर्नल लेने चला जाता है। लेकिन चैंग को सुकून नहीं आता। वो किसी भी तरह अपने फादर से मिलना चाहता था, इसलिए वो सारे सिक्योरिटी गार्ड से बचता राजा के कमरे तक पहुंच जाता है, जहां उसे किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है। फिर राजा के कमरे से एक साया उसकी तरफ आता महसूस होता है और किसी चीज के सड़ने की स्मेल आती है। फिर एकदम लाइट चली जाती है और वो साया गायब हो जाता है। तभी वहाँ चू हकजू का बेटा आकर उसे रोक लेता है, जहाँ चैंग कहता है कि उसने एक मॉन्स्टर की आवाज़ सुन ली है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं मानता। जिसके बाद चैंग फिर अपने फादर के कमरे की तरफ जाता है, तो चू हकजू का बेटा उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है और कहता है कि रानी का हुक्म है कि ली चैंग अपने फादर से ना मिले। तो चैंग कहता है, अगर तुम्हें शाही खून बहाना है तो तुम शौक से बहाओ, और अपने फादर के रूम में चला जाता है, जहां हम चू हकजू को देखते हैं, जो ली चैंग को कहता है राजा रानी के रूम में गए हैं। और उसके बाद वो सोल्जर्स को कहता है कि ली चैंग को उसके कमरे में ले जाएं। दूसरी तरफ मो योंग वो जर्नल ले आता है, जिसमें लिखा था कि राजा को बहुत तेज़ बुखार है, जिसने बाद में स्मॉल पॉक्स का रूप ले लिया था। लेकिन
इसकी अलामत ऐसी थी जिसका कोई इलाज नहीं था, लेकिन इसके बाद की एंट्रीज उस जर्नल में नहीं लिखी हुई थी, जबकि उस जर्नल में सारा रिकॉर्ड होता है। चैंग को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसके फादर को क्या हुआ है। तभी मू योंग को उस जर्नल में एक नाम नज़र आता है जो कि लिक योंग हुई का नेम था, कि 3 साल पहले हैन यांग के महल में हिकमत का काम करते थे, लेकिन उन्होंने 3 साल पहले ही काम छोड़ दिया था और जर्नल के लास्ट एंट्री में उनका नेम था, यानी उनको 10 दिन पहले बुलाया गया था। अब चैंग कहता है कि वो मू योंग के साथ लिक योंग हुई के हकीम से मिलने जाए। इसके बाद हम स्वैबी को देखते हैं जो कि लिक योंग हुई की शागिर्द थी और वहाँ हकीम का काम करती थी। वहाँ के लोगों की मरहम पट्टी का काम भी उसी का था और लोगों को वो खाना दे रही थी, क्योंकि वहाँ के लोग भूख से मर रहे थे। वहाँ खाने की चीज़ों की कमी थी। फिर हम इस सीरीज़ के अहम किरदार को देखते हैं जिसका नेम यांग शिन है। इसके बाद हम उसी हकीम को देखते हैं जिनको शुरू में देखा था। तो ये है लिक, जो कि अपने साथ एक लकड़ी का बॉक्स लिए हुए थे। तो उन लोगों ने समझा शायद खाने की चीज़ें हैं, लेकिन जब उस बॉक्स को खोला तो उसके अंदर एक लाश थी जो कि बहुत बुरे तरीके से कटी हुई थी। ये देखकर सारे हैरान हो जाते हैं। इसके बाद सियोबी अपनी टीचर से पूछती है कि हैन यांग में कुछ हुआ था क्या, ये बच्चा कैसे मरा। तो टीचर उसकी किसी बात का भी जवाब नहीं देती। दूसरी तरफ कुछ लोग डिस्कस कर रहे थे कि वो पोस्टर किसने लगाए, उन लोगों में गद्दार कौन है। फिर बात होती है कि राजा के बाद तख्त पे कौन बैठेगा, जिनमें से एक कहता है कि हम किसी बाहर वाले के कहने पर अपने स्कॉलर्स को गद्दार बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये उनके साथ नाइंसाफ़ी है। लेकिन चूहकचू अपने सोल्जर्स को ली चैंग को अरेस्ट करने का हुक्म देता है, क्योंकि पोस्टर्स में लिखा था नई लहर आने वाली है, यानी राजा के बाद ली चैंग वहाँ का राजा बनेगा। चूहकचू का ख्याल था कि ये पोस्टर्स ली चैंग नहीं लगवाए हैं। सोल्जर्स की ली चैंग को महल में ढूंढते हैं और उधर के लोगों से भी पूछते हैं, तो वो बताते हैं कि हमने पूरा महल ढूंढा है, लेकिन ली चैंग कहीं पर भी नहीं है। इसका बावजूद चूहकचू का बेटा उनमें से एक को मार देता है। इनके लिए इंसान की कीमत कुछ भी नहीं थी। दूसरी तरफ मू योंग और ली चैंग इन्फॉर्मरी के किसी एडमिन से मिलने जाते हैं और ली चैन गोई के बारे में पूछते हैं। वहाँ उनको पता चलता है कि ली चैन गोई जा चुके हैं। उनके साथ वाला लड़का बीमार था, तो ये उनसे पूछते हैं कि क्या उसे भी स्मॉल पॉक्स हुए थे, क्योंकि राजा को तो स्मॉल पॉक्स थे। तो वो कहते हैं पता नहीं, लेकिन उसके जिस्म पर काटने के निशान थे, जैसे किसी जानवर ने उसे काटा हो। इसके बाद चैंग डोमिनाई जाने का फैसला करता है ताकि जान सके कि उसके फादर को क्या हुआ है, लेकिन मू योंग उसे ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि उसके ख्याल में चैंग के लिए ये सफ़र ख़तरनाक है। लेकिन चैंग कहता है मैं हैन यांग में रहा तो तब भी वो लोग मार देंगे, क्योंकि ली चैंग तब तक राजा था जब तक रानी बच्चा पैदा नहीं करती। क्योंकि ली चैंग बेशक राजा की इकलौती औलाद है, पर उसकी माँ प्रोस्टिट्यूट है और उसके फादर के मरने के बाद चैंग का कोई अपना नहीं था, इसलिए वो लोग चैंग को मार देते। लेकिन चैंग जीना चाहता था। इधर चूहकचू को पता चल गया था कि चैंग डोमिनाई गया हुआ है। वो चैंग को गद्दारी के इल्ज़ाम में मारने का हुक्म देता है। दूसरी तरफ सियोबुई जब जंगल से जड़ी बूटियाँ लेकर वापस आती है तो देखती है कि वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उनको खाना मिला था। यांग शिन सियोबुई को बताता है कि उसने हिरन का शिकार किया है और अब उसे पका लिया है, क्योंकि अगर वह ऐसा ना करता तो वहाँ के लोग भूख से मर जाते। लेकिन सियोबुई जब उस खाने को देखती है तो उसे वहाँ एक उंगली दिखाई देती है, तो वो यांग शिन से पूछती है। दरअसल यांग शिन ने उस लड़के की लाश को पकाकर उन लोगों को दे दिया था जिसको ली चैन गोई अपने साथ ले गए थे, जहाँ के राजा ने उनको भूख से मरने के लिए छोड़ दिया था। यांग शिन अगर ऐसा ना करता तो ये लोग मर जाते। फिर हम देखते हैं उस पकी हुई लाश को खाने के बाद वो सब लोग मर जाते हैं। सियोबुई और यांग शिन एक औरत की चीख सुनते हैं। दरवाजे से
खून नज़र आता है। वो लोग पकी हुई लाश को खाने के बाद मरकर ज़ॉम्बी बन गए थे और उस औरत पर चढ़कर उसे भी खा रहे थे। सियोबुई और योंगशिन जब दरवाजे से बाहर देखते हैं तो एक ज़ॉम्बी चीखता हुआ दिखाई देता है। चैंग और मू योंग जंगल में एक रात गुजारते हैं जहां चैंग खाना आग में फेंक देता है, क्योंकि अगर उसने ये सफ़र करना है तो ली चैंग को बहुत कुछ सीखना होगा। जहां हम ली चैंग को मू योंग से मजाक करते हुए देखते हैं, जहां चैंग मू योंग को कहता है कि एक राजकुमार का गार्ड होकर वो इतना डरपोक कैसे हो सकता है। हम यहाँ पहली दफ़ा चैंग को हंसते हुए देखते हैं। अगले दिन दोनों पहाड़ी की तरफ निकल जाते हैं जहाँ उनको ली चैंग हुई के होने का एहसास होता है। चैंग को बहुत ही ज़्यादा अजीब सा एहसास हुआ था कि यहाँ बहुत खामोशी है, यहाँ तक कि किसी कीड़े की आवाज़ भी सुनाई नहीं देती। वहाँ हम एक घर देखते हैं। पास जाकर पता चलता है कि वो घर बंद था और उसके चारों तरफ बदले लगाए गए थे। मू योंग चैंग को उधर छोड़कर खुद अंदर जाता है। अंदर जाकर वो दरवाज़ा खोल देता है जहाँ हर तरफ सामान बिखरा हुआ था। नोकीले बैलून पर खून लगा होता है। तभी चैंग का पाँव एक लकड़ी में फंस जाता है जहाँ वो देखते हैं कई लाशें एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई थीं। जब वो उन लाशों को बाहर निकालते हैं तो वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थीं। वहाँ का एक सिपाही चैंग के बारे में पूछता है तो मू योंग चैंग को अपना छोटा भाई कहता है। वो चैंग को डॉक्टर ली चैन गोई के पास चेक करवाने आया था क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती और जल्दबाजी में चैंग अपनी पहचान करवाना भूल गया था। उसके बाद सिपाही उससे पूछता है कि क्या उसने रास्ते में किसी को देखा जिस पर शक हो, तो मू योंग कहता है मैंने सिर्फ लाशें देखी हैं। तब वहाँ एक सिपाही आकर बताता है घर के नीचे से टोटल 48 लाशें निकाली गई हैं। उन लाशों को मैजिस्ट्रेट ऑफिस ले जाते हैं। चैंग कहता है इन लाशों में ली चैन गोई की लाश नहीं है, इसका मतलब कि वो अभी जिंदा है। नेक्स्ट हम मैजिस्ट्रेट और चू हकचू के बेटे बोम पाउल को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ टाइम गुजार रहा था। तभी वहाँ एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और उस जगह की सारी बात वहाँ के लोगों को बताता है। फिर मॉम पाउल और उसके साथी उस जगह पहुँचते हैं जहाँ से लाशें निकाली जा रही थीं। बॉम पाउल वहाँ के सिपाही से पूछता है तो यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि वो लोग योंग शिन को गुनाहगार मान रहे होते हैं क्योंकि वो सीबू का पेशेंट था और कई दिन से बाज को इकट्ठा कर रहा था ताकि उसके बाले बनाकर घर के चारों तरफ लगा सके जिससे लोग इन लाशों को ना ढूंढ पाएं। यहाँ हमें एक बात पता चलती है, योंग शिन किसी और आदमी के आइडेंटिफिकेशन को यूज़ कर रहा है जो 3 साल पहले मर चुका था। ये सुनकर बॉम पाउल योंग शिन को अरेस्ट करने का हुक्म देता है। उन लोगों ने सभी लाशें एक जगह इकट्ठी कर ली थीं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ली चैंग के पोस्टर लोगों में बांट दिए गए थे। तभी एक सिपाही चैंग पे शक करता है तो मू योंग उसके पास आकर कहता है जिस आदमी को तुम दोनों ढूंढ रहे हो वो ये नहीं है। ये सुनकर सिपाही वहाँ से चला जाता है। यहाँ मू योंग चैंग को बताता है कि योंग शिन गुनहगार है, अभी लोग उसे ढूंढने में लगे हैं, इसलिए किसी का भी ध्यान डॉक्टर ली चैन गोई पर नहीं है। इसके बाद हम सिपाहियों को देखते हैं कि वो पानी में एक लाश को फेंक रहे थे जहाँ से नदी में कई लाशें पड़ी हुई थीं। और उधर हैंग यून में काउंसलर चैंग के पेपर्स लेने आया था जिसको चू हकजू ने मंगवाया था। वो सीनियर स्कॉलर से कहता है अगर वो ये पेपर दे दे तो उसकी और दूसरे स्कॉलर्स की जान बच जाएगी क्योंकि चैंग अब हैंग यून में नहीं है तो उसे किसी न किसी तरीके से ढूंढ लिया जाएगा। तभी वहाँ सीनियर स्कॉलर को एक लेडी मिलने आती है कि उसने एक लाश को देखा है। उसने कुछ आवाज़ें सुनी, फिर जब अंदर जाकर देखा तो सिपाही एक लाश को बाहर ले जा रहे थे। उधर हम देखते हैं कि मू योंग और ली चैंग डोमिनाई में किम के पास जाते हैं जो राजमहल में जड़ी बूटियाँ पहुँचाता था। वो उससे ली चैंग गोई के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है उसे कुछ भी नहीं पता है, वो सिर्फ जड़ी बूटियाँ महल तक पहुँचाने का काम करता है। तो मू योंग उसे कुछ पैसे देकर कहता है कि वो किसी को नहीं बताएगा।
तब किम बताता है सिबोई नामी एक नर्स कल उससे मिलने आई थी। उससे पता चलता है वो हादसे में सुबोई बच गई है। सुबोई जिंदा करने वाली जड़ी बूटियों का पूछ रही थी जो मरते हुए लोगों को जिंदा कर देता है, जो कि फ्रोज़न वैली में पाया जाता है, लेकिन इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं। वो ये भी बताता है कि सुबोई ठीक नहीं लग रही थी। फिर वो लोग फ्रोज़न वैली की तरफ निकल जाते हैं। फ्रोज़न वैली डोमिनाई के नॉर्थ में है जहाँ पर पानी जमा रहता है। ये लोग फ्रोज़न वैली पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें सुबोई मिलती है। वो उससे डॉक्टर ली चंगोई के बारे में पूछते हैं कि हम होंगयान से उनसे मिलने के लिए आए हैं। तो वो बताती है कि डॉक्टर ली उस हादसे में बच नहीं पाए। उन्होंने सुबोई को बताया था कि होंगयान में वो जिंदा करने वाला पौधा है, यानी होंगयान में और जहां हादसा हुआ था वो आपस में कनेक्टेड है। मो योंग ने बताया कि लाशों को निकाल लिया गया है और उनको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया है। तो सुबोई उनको बताती है कि वो लाशें मरी नहीं हैं, वो दरअसल रुक गई हैं। उसके बाद हम योंग शिन को देखते हैं जो कि दौड़ता हुआ घर की तरफ आता है। वो अंदर जाने की कोशिश करता है तो सिपाही उसे रोकते हैं, फिर भी वो रुकता नहीं। दूसरी तरफ बॉम पॉल और उसके साथी एक लाश की तलाशी ले रहे थे। लाश के जिस्म पर जो निशान थे वो दरअसल इंसान के काटने के हैं, लेकिन इंसान इंसान को क्यों काटेगा? योंग शिन को जब पता चलता है कि लाश निकाल ली गई हैं तो वहां आकर वो उन सबको बताता है कि लाशें अभी मरी नहीं हैं, वो कुछ देर को रुक गई हैं, इसलिए उनको दफना देना चाहिए, वरना ये जाग जाएंगी और दूसरे लोगों को मार डालेंगी। बॉम पॉल और उसके साथी जान जाते हैं कि ये वही आदमी है जिसको सब लोग ढूंढ रहे हैं। योंग शिन अपने हाथ में जलती हुई लकड़ी लेकर सारी लाशों को आग लगाना शुरू कर देता है, लेकिन वहाँ के सिपाही योंग शिन को पकड़ लेते हैं और लाशों को लगी आग को बुझा देते हैं। उधर सुबोई उन लाशों को रोकने जाने लगती है तो मू योंग उसको रोक लेता है और उससे पूछता है कि वो क्या कहना चाहती है। तो वो बताती है कि इस पौधे को इस्तेमाल करते हुए हैंग यून में किसी को जिंदा किया गया था और हैंग यून से जो लाश उधर लाई गई थी उसने सब मरे हुए लोगों को जगाया और मॉन्स्टर बना दिया। चैंग सुबोई से पूछता है क्या इसका कोई प्रूफ है? तो सुबोई कहती है डॉक्टर ली ने अपने जर्नल में एक पौधे के बारे में लिखा है जो इस वक्त दवाई खाने में रखा हुआ है। अगर उसको वो पौधा मिल गया तो उसको इलाज भी मिल जाएगा। ली चैंग इस बात पर चौंक जाता है और इस बात की जड़ तक जाना चाहता था, इसलिए वो मू योंग को सुबोई के साथ भेज देता है और ख़ुद डॉक्टर ली का जर्नल लेने के लिए चला जाता है। जब चैंग जर्नल लेने वहाँ पहुँचता है तो वहाँ चूहकचू का बेटा मिलता है, यानी बियोमिल। वो चैंग को राजा का हुक्म पढ़कर सुनाता है कि 89 स्कॉलर से तफ्तीश के बाद पता चला है कि ये सारा चाल सब कुछ तुमने किया है और ये चाल भी तुम्हारी चलाई हुई है, इसलिए हमें तुम्हें अरेस्ट करने का कहा गया है। चैंग अब ये सब सुनकर तंग आ चुका होता है। वो सिर्फ अपने फादर के बारे में जानना चाहता था, इसलिए वो गुस्से से पूछता है कि क्या राजा मर चुके हैं? तो इस बात पर चूहकचू का बेटा कहता है कि नहीं, राजा जिंदा हैं। चियो जब 1 महीने के बाद अपने बच्चे को पैदा करेगी तो वो ठीक हो जाएंगे। चैंग अच्छे से जानता है कि वो लोग क्या चाहते हैं, तो वो बियोमिल को कहता है कि तुम लोग इतने लालची हो के देखो तुम लोगों ने क्या कर दिया है, तुम लोग इंसान नहीं जानवर बन गए हो। चैंग पूछता है हैंग यून में डॉक्टर लेचिन गोई क्या करने आए थे? तो चूहकचू का बेटा कहता है कि वो स्मॉल पॉक्स के इलाज के लिए आए थे। यहाँ हम इन दोनों में बहस होते देखते हैं। चूहकचू का बेटा चैंग से कहता है कि तुम्हारी कोई भी पहचान नहीं है सिवाय राजा के बेटा होने के। तुम ज़मीन पे चलना चाहते हो, लेकिन तुम इस ज़मीन पर चलने वाले कीड़े से भी बेकार हो। इसके बाद दोनों तलवार निकाल लेते हैं और दोनों में लड़ाई होने लगती है। दूसरी तरफ योंग शिन सिपाहियों से कहता है कि लाशों को बंद कर दो। कोई उसकी बात नहीं मानता, बल्कि सारे उस पर हंसते हैं। तभी वहीं पर सिबोई और मू योंग भी आ जाते हैं।
सुबोई कहती है, जो भी योंगशिन बोल रहा है सब कुछ बिल्कुल सच है कि हमें इन लाशों को बंद करना है इससे पहले कि शाम हो जाए, वरना सारी लाशें जिंदा होकर किसी को भी नहीं छोड़ेंगी। सुबोई से ये बात सुनकर बॉम्ब पॉल उसे जेल में डलवा देता है। सूरज डूबने वाला था और उसकी रोशनी ख़त्म होने वाली थी कि उनमें से एक लाश सिपाही को ऐसे महसूस होती है जैसे वो हिल रही हो। चैंग और बियोम हिल के दरमियान लड़ाई हो रही थी कि उनको एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि लकड़ी के बॉक्स से आ रही होती है। जब वो ये बॉक्स पलट कर देखते हैं तो वो बंद होता है। जब वो उसे खोलते हैं तो उसके अंदर से डॉक्टर ली चैन गोई निकलते हैं। वो ज़ॉम्बी बन चुके थे और बाहर निकलते ही सिपाही पर हमला कर देते हैं। ली चैन गोई का बेटा उसे तलवार से रोकता भी है, लेकिन उसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, तो वो सिपाही को काट लेते हैं, जिससे सिपाही भी ज़ॉम्बी बन जाता है। फिर ली चैन गोई के बेटे को भी काट लेते हैं, तो चैंग उनके गर्दन में तलवार मारता है, जिससे वो रुक जाते हैं। लेकिन ली चैन गोई का बेटा अब ज़ॉम्बी बन चुका था। वो चैंग पर हमला कर देता है। चैंग बाहर भागने लगता है, लेकिन दरवाज़ा बंद था। चैंग तलवार से ली चैन गोई के बेटे का गला काट देता है और अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है। पास्ट में हुई हादसे को दिखाया जाता है। जब चैंग के फादर बीमार हुए थे तो ली चैन गोई उनका इलाज करते हैं, तो वो उसी टाइम बता देते हैं कि राजा मर चुके हैं। लेकिन चू हकचू और रानी को भी बैठा हम देखते हैं, जहाँ पर चू हकचू कहता है कि राजा अभी तक मरे नहीं हैं, 1 महीने तक, जब तक रानी बेटे को पैदा नहीं कर लेती। वो ली चैन गोई को कहते हैं, तुम वैसा ही करो जैसा 3 साल पहले किया था। दूसरी तरफ लाशों में हरकत होने लगती है और एक एक करके वो सारी जिंदा हो जाती हैं और उसके बाद वो ज़ॉम्बी बन जाती हैं और वहाँ पर लोगों को खाना शुरू कर देती हैं। योंगशिन को इन्होंने जेल में डाल दिया था, लेकिन वो फिर भी जेल तोड़कर भाग जाता है। इधर चैंग अपनी जान बचाकर नदी के पास पहुंचता है कि उसे दूसरी तरफ सारा गांव तबाह हुआ दिखाई देता है। लाशों के जिंदा होने के बाद हम देखते हैं कि एक लाश एक इंसान को खा रही होती है। ये देखकर बॉम्ब पॉल और उसके साथी छुप जाते हैं। एक ज़ॉम्बी उनको देख लेता है और उनकी तरफ आता है। वो दूसरी तरफ निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ को वो पकड़कर खाने लगता है। सारे ज़ॉम्बी इंसानों के पीछे लग जाते हैं और उनको पकड़ पकड़ कर खाने लग जाते हैं। बियोम पॉल और उसके साथी जेल की तरफ भागते हैं ताकि खुद को जेल में बंद करके जान बचा सकें। बियोम पॉल सिपाही से ताला जल्दी से खोलने को कहता है, लेकिन वो टाइम से ताला नहीं खोल पाते। तभी सामने से ज़ॉम्बीज आकर उन पर अटैक कर देते हैं। बियोम पॉल और उसके एक साथी जेल में बंद हो जाते हैं, जहां सियोबोई भी थी, लेकिन ताला बंद करते हुए सिपाही को भी ज़ॉम्बी काट लेते हैं, जिससे वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। ये देखकर सुबोई उस सिपाही की तलवार को उठा लेती है। जैसे ही वो हमला करता है, वो तलवार उसके आर पार कर देती है। वो वहीं पर ही मर जाता है। ज़ॉम्बीज जेल के बाहर बियोम पॉल और सिबोई को खाने के लिए देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ जेल के बाहर योंगशिन एक बच्चे को बचाता है और दूसरे बचे हुए लोगों के पास ले जाता है। बचे हुए लोगों ने ऊपर चढ़कर अपनी जान बचाई थी। योंगशिन एक औरत की आता देखता है जो कि उधर ही आ रही होती है, जिसकी कमर पर उसका बच्चा बंधा होता है। योंगशिन उस औरत को हेल्प करता है, लेकिन तब बहुत से ज़ॉम्बी भी वहां पर आ जाते हैं और उस औरत को काट लेते हैं। योंगशिन उस बच्चे को पकड़ लेता है और उस औरत को छोड़ देता है, क्योंकि वो भी ज़ॉम्बी बन गई थी। ये ज़ॉम्बीज़ हर तरफ तबाही मचा रहे थे, लोगों को काट काट कर उन्हें ज़ॉम्बीज़ बना रहे थे। बहुत सारे लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ज़्यादातर मर जाते हैं। एक बच्ची दूसरी बस्ती में जाकर दूसरी बच्ची को काट लेती है, जिससे वहाँ भी ये सब बीमारी फैल जाती है, जिससे उस बस्ती में अफरा तफरी फैल जाती है। हम देखते हैं कि एक माँ ने अपनी बच्ची को बचाने के लिए लकड़ी के बॉक्स में बंद कर दिया, लेकिन जब उसकी दूसरी बेटी आती है और अपनी माँ को काट लेती है जिसने उसे काटा, तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाती है।
और उसके बाद वो अपनी छुपाई हुई बेटी को भी मारकर खा जाती है। चैंग बस्ती को तबाह होते हुए देखता है जब उसकी कश्ती में एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है। फिर जब वो सामने देखता है तो अजीब ही नज़र आता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे और उनके पीछे ज़ॉम्बीज़ लगे थे। लोग कुछ तो चैंग की तरफ बढ़ते हैं और चैंग अपनी जान बचाने के लिए भागता है। चैंग को ज़ॉम्बीज़ में घिरा देखकर उसकी मदद के लिए मो योंग आता है। वो उन ज़ॉम्बीज़ पर तीर चलाता है जिससे उनका तवाज़ुन ख़राब हो जाता है और वो पानी में गिर जाते हैं। दो ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ आते हैं तो चैंग अपनी तलवार से उनकी गर्दन उड़ा देता है और मो योंग को बोलता है, इसी तरह इनको मारना है और हम इनको इसी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए बड़े गेट की तरफ भागते हैं और देखते हैं कि वहाँ का दरवाज़ा बंद हो चुका था। यहाँ हम देखते हैं बियोम पॉल ने उस बैरिकेड पर कब्जा कर लिया था। मो योंग उसको दरवाज़ा खोलने को कहता है लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलते। वो लोग दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन सिपाही कहते हैं अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो तीरों की बरसात हो जाएगी। तभी ज़ॉम्बीज़ वहाँ पर आ जाते हैं और बचे हुए लोगों पर हमला कर देते हैं जिससे कई लोग मर जाते हैं। चैंग और मो योंग उनसे पीछा छुड़ाने के लिए नदी में गिर जाते हैं। ज़ॉम्बीज़ भी पानी में गिरते हैं और डूब जाते हैं लेकिन चैंग और मो योंग बच जाते हैं और वो जगह पूरी तबाह हो चुकी थी। ये देखकर चैंग को सुबोई की बात याद आती है। उधर हमें राजमहल दिखाया जाता है जहाँ राजा एक लाश खा रहा होता है। उस लाश का खून रानी के पाँव पे लग जाता है। डोमिनाई के सीन देखते हैं जहाँ ज़ॉम्बीज़ इंसानों की तलाश में घूम रहे होते हैं। उनसे बचने के लिए कुछ लोग ऊपर छुपाए हुए थे। जेल में भी सुबोई और बीम पॉल एक जगह बैठे होते हैं तो सुबह हो जाती है। ज़ॉम्बीज़ पर रोशनी पड़ती है। ये लोग अंधेरे की तलाश में छुप जाते हैं। जैसा कि सुबोई ने बताया था कि ये लाशें तारीकी में ज़िंदा हो जाती हैं और सूरज की रोशनी में ये कुछ टाइम के लिए रुक जाती हैं क्योंकि ये सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकती। राजमहल में राजा की लाश को सड़ने से बचने के लिए जड़ी बूटी लगाई जाती है। दूसरी तरफ रानी की मुलाजमा उसके जूतों को आग में जला देती है ताकि पता न चले कि राजमहल में क्या हो रहा है। सुबह होते ही ब्रूम पॉल के साथी उसके पास आते हैं तो वो पूछता है कि वो रात को कहाँ था और सुबोई वहाँ नहीं थी। अगर वो वहाँ पर ना होती तो उसकी जान चली जाती। उसका साथी कहता है, मैं तो आपकी जान बचाना चाहता था और सारा इल्ज़ाम योंग शिन पे लगा देता है कि योंग शिन ही इन सब की जड़ है। इस पे योंग शिन कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। उसकी बात सच साबित करने के लिए सुबोई आगे आती है और उसका साथ देती है और कहती है, ये लाशें अब रुकेंगी नहीं, ये लाशें हर रात जागेंगी और तबाही मचाएंगी। तो बियोम पॉल के साथी कहता है, इनको दफना दो, लेकिन दफनाने से कुछ नहीं होगा। या तो उन्हें जला दो या फिर उनको काट डालो। लेकिन जलाने की बात सुनकर वहाँ मौजूद ऑफिसर की माँ कहती है कि वो अपने बेटे की लाश को जलाना नहीं चाहती थी। तभी हम चैंग और मो योंग को आता देखते हैं। चैंग बॉम पोल के साथी पर तलवार निकालता है तो वो कहता है, तुम हो कौन ऐसा करने वाले? तो चैंग उसे हैंग यून की सील दिखाता है। तब उन लोगों को पता चलता है कि चैंग वहाँ का होने वाला राजा है। वो सारे इज्जत से झुक जाते हैं। चैंग कहता है कि एक सिग्नल फायर जलाकर दूर पैगाम भेजा जाए और कुछ सिपाहियों को खाना लेने के लिए भेजा जाए। बाकी लोगों को शिप से दूसरी तरफ भेजने का ऑर्डर देता है। डोमिनाई का सीन देखते हैं जहां जू हकचू का आदमी एक सीनियर स्कॉलर से मिलने के लिए जाता है। तो सीनियर स्कॉलर उस आदमी से पूछता है कि राजमहल से लाशें मिल रही हैं, कुछ तो है जो हकचू छुपा रहा है। ये बात इसलिए कर रहे हैं ताकि सही और गलत में फ़र्क कर सकें। इन लोगों के पास सच्चाई जानने का एक ही रास्ता है कि ये लोग खुद महल जाके राजा से मिलें कि वो ठीक है या फिर नहीं। लेकिन रानी का हुक्म है कि किसी को महल में आने की इजाज़त नहीं। तो सीनियर स्कॉलर कहते हैं, हम राजा के नौकर हैं, किसी रानी के नहीं।
तो ये लोग फैसला करते हैं कि लॉर्ड आहान हियोन को साथ लेकर जाएंगे। यहाँ हमें लॉर्ड आहान हियोन को दिखाया जाता है, जिन्होंने 3 साल पहले इस मुल्क को लड़ाई से बचाया था और लॉर्ड की सब में काफ़ी इज्जत थी। सब जानते थे कि अगर आहान हियोन ने चैंग के साथ दिया तो उन सब का साथ देंगे। उसके बाद हम एक सिपाही को चू हकचू के पास जाता हुआ देखते हैं। इस सिपाही की मदद से वो सीनियर स्कॉलर पर नज़र रखे हुए था। ये सीनियर स्कॉलर से एक ख़त लेकर आया हुआ था कि लॉर्ड आहान हियोन उनका साथ दें, लेकिन चू हकचू का कहना था कि लॉर्ड आहान हियोन उनके बराबर के नहीं हैं, लेकिन उनके अगेंस्ट भी नहीं जा सकते। इसके बाद हम देखते हैं ली चैंग सुबोई को बुलाता है। सुबोई उसी दरवाजे को देखती है तो उसे याद आता है कि योंग शिन, और उसने दरवाजे से खून आता देखकर दरवाज़ा खोलकर देखा कि बाहर क्या हो रहा है। उन्होंने देखा कि लोग एक दूसरे को खा रहे थे। तब इन लोगों ने दरवाजे में खुद को बंद कर लिया, लेकिन दरवाज़ा बंद करने से पहले ही डॉक्टर ली भी अंदर आ गए थे। तो उन्होंने सुबोई को बताया कि हैंग यून में ऐसा नहीं हुआ था। जब उस लड़के को काटा तो वो बस कुछ दिनों के लिए बीमारी में पड़ा था और उस बीमारी के बाद वो इंसान की तरह मर गया था, लेकिन जब वहाँ के लोगों को काटा गया तो वो मॉन्स्टर में बदल गए। ली के मुताबिक अब ये बीमारी बदल गई है और दूसरे इंसानों में फैलने लगी है। वो इसका इलाज कर सकते हैं। सुबोई उनसे पूछना चाहती थी कि इस बीमारी को ख़त्म कैसे किया जाए कि योंग शिन उसको डॉक्टर ली के पास जाने से रोकता है और बताता है उन्हें भी काट लिया गया है। उसके बाद डॉक्टर ली भी मॉन्स्टर बन गए थे, तो उन्होंने उसको एक लकड़ी के बॉक्स में बंद कर दिया था। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ सुबोई चैंग को सारी बात बता दी होती है। फिर चैंग डॉक्टर ली का जर्नल पढ़ता है तो उसकी बात का सीक्रेट उसे पता चलता है कि राजा की मौत के 2 घंटे बाद उस जिंदा करने वाले पौधे में सुबोई राजा के माथे पर चलाई गई, जिससे राजा में वापस जान आ गई। जू हकचू और रानी ने हुकूमत के लिए राजा को मॉन्स्टर बना दिया। इस बात का भी पता चलता है कि उसका इलाज है। इस जर्नल के मुताबिक ठंडी घाटी में जहाँ पर पूरा साल धुंध रहती है, वहाँ सुबह के वक्त एक बैंगनी रंग का फूल खिलता है जो मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता है। सुबोई ने फूल ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा कोई फूल भी नहीं मिला, यानी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इसके बाद मू योंग चैंग से बात करता है कि उसने बहुत ढूंढा, लेकिन उसकी जू हकचू के बेटे का कटा हुआ सर कहीं पर भी नहीं मिला। वो उसका इकलौता बेटा था और अगर उसको सर मिला तो वो चैंग को नहीं छोड़ेगा। चैंग कहता है वो जू हकचू के नहीं छोड़ेगा क्योंकि अब वो सच जान गया है। वो मू योंग को बताता है कि राजा गुजर चुके हैं। जू हकचू और रानी ने राजा के गुजरने के बाद जिंदा वाले पौधे से जिंदा किया और राजा को मॉन्स्टर बना दिया ताकि लोगों की नज़रों में राजा जिंदा रहे और वो राज कर सकें। जर्नल में लिखी हुई बात और सुबोई की बात की गवाह हैं। ली चैंग ये भी कहता है कि अब वो लॉर्ड आहान हियोन से मिलेगा। बूम पॉल का साथी बताता है कि वो सारी कश्तियाँ ख़राब हो चुकी हैं, सिर्फ एक कश्ती है, लेकिन उससे इतने सारे लोगों को लेकर जाना मुमकिन नहीं। बियॉम पॉल पूछता है कि लाशों का क्या बना, तो वो कहता है कि अभी वो ढूंढ रहे हैं। तभी इन लोगों ने एक कश्ती तैयार कर ली थी और सारे लोग कश्ती की तरफ जाते हैं। तभी एक सिपाही योंग शिन को जेल में बंद कर चाबी उसकी तरफ फेंक देता है। योंग शिन आज़ाद होकर जब नदी के पास आता है तो देखता है कि बॉम पोल ने अपने सारे साथी और सिपाहियों को कश्ती पे लेकर चला गया है और आम लोगों को वो मरने के लिए छोड़ गया है क्योंकि कश्ती में इतने सारे लोग नहीं आ सकते थे। और यही आज की सच्चाई है जो कि सीन में दिखाया गया है कि ताकतवर लोग आम लोगों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पुराने ऑफिसर की माँ अपने बेटे की लाश को एक बॉक्स में बंद करके ले जा रही होती हैं। वहाँ चैंग आता है तो योंग शिन उसे बताता है कि वो शिप शाही लोगों के लिए है।
इसलिए वो बैठकर जा चुके हैं। यहाँ चैंग को पता चलता है कि बोम पॉल और उसके साथी आम लोगों को छोड़कर चले गए हैं। योंग शेन ये भी बताता है कि लाशें नहीं हटाई हैं और सूरज डूबने वाला है। रात होते ही वो सारी लाशें फिर से जिंदा हो जाएंगी और वो फिर से इंसानों को काटेंगी। तब मू योंग कहता है कि हम रात वहाँ से गुजरेंगे जहाँ से हम पिछली रात को गुजरे थे। यहाँ इनको ये भी पता चलता है कि शिप को रिपेयर करने के लिए बोम पॉल ने सारी घर तोड़ दिए थे। अब कोई घर सलामत नहीं था। सुबोई कहती है हम लोग जियोलिन जा सकते हैं। तो चैंग कहता है ठीक है, जो लोग ठीक हैं वो पैदल चलेंगे और जो बेकार हैं उनको गाड़ियों पे लेकर जाएंगे। ये लोग जा रहे होते हैं कि देखते हैं कि रास्ते में कई लाशें पड़ी हुई थीं और सूरज डूबने वाला था। तो चैंग सबको भागकर अंदर आने का कहता है और बीमार लोगों की गाड़ी जल्दी से खींचता है, लेकिन गाड़ी का टायर फंस जाता है। अंधेरा हो चुका था और लाशें उठने लगी थीं। तो मू योंग चैंग को भागने का कहता है। तो चैंग कहता है मैं जूहकचू की तरह नहीं हूँ और इन लोगों को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊँगा। फिर ये लोग गाड़ी में निकाल लेते हैं। फिर हम देखते हैं लाशें जिंदा होकर इनका पीछा करने लगती हैं। तभी एक लाश सामने से आती है जिसको गाड़ी के नीचे कुचल दिया जाता है। एक सिपाही को काट लिया तो चियांग उसकी बंदूक उठा लेता है। चैंग को एक ज़ॉम्बी काटने ही वाला था कि योंग शेन उसको गोली मारता है। योंग शेन सब ज़ॉम्बीज़ को लगातार गोलियां मारता है। तभी ज़ॉम्बीज़ में एक और चैंग की तरफ आता है तो योंग शेन उसे गोली मारने लगता है, लेकिन गोलियां ख़त्म हो चुकी थीं। मू योंग तलवार निकालकर उस ज़ॉम्बी का गला काट देता है। फिर ये लोग फ़ौरन से उस घर के अंदर चले जाते हैं और दरवाजे को बंद कर देते हैं। वो ज़ॉम्बीज़ दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन लोगों ने दरवाजे के पीछे कई चीज़ें लगा दी थीं। रात हो चुकी थी और सूरज की रोशनी भी नहीं थी। तो ऑफिसर की माँ, जो अपने बेटे की लाश बॉक्स में बंद करके लाई थी, वो हरकत करने लगती है। यही आवाज़ बियोम पॉल और उसके साथी भी सुनते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रही थी। उस औरत ने उस बॉक्स को खोल दिया था, जिससे उस औरत की मौत हो जाती है और उसके बाद वो लाश बाहर निकलकर उन सब पर अटैक कर देती है। वो ज़ॉम्बीज़ दरवाजे के बाहर ही खड़े रहते हैं। जब सुबह हो जाती है, जैसे ही सूरज निकलता है, वो लाशें अंधेरे में चली जाती हैं। अब ये लोग चैंग को शुक्रिया कहते हैं क्योंकि वो चैंग ने उनकी जान बचाई थी। तो चैंग कहता है ज़ख्मियों का इलाज किया जाए और लोगों को खाना दिया जाए। यहाँ हम बच्चों को खेलता हुआ देखते हैं जब एक बॉल सीधा चैंग को लगती है। चैंग बच्चों को बुलाता है। तभी एक बच्चा चैंग को कहता है कि हमें सज़ा मिलेगी। तो चैंग उनको खाना देता है, जो खाना वो महल से अपने लिए लाया था। फिर रात होने वाली थी कि चैंग मू योंग से कहता है कि वो आन हियोन से मिलेगा। ये बात योंग शिन कहता है कि वो वहीं से है, अगर वो चाहे तो उसे लेकर जा सकता है। मू योंग कहता है तुम पर भरोसा कैसे करें और तुमने बंदूक चलाना कहाँ से सीखा। योंग शिन कहता है उससे जंग में बंदूक चलाना सीखा है, लेकिन मू योंग का कहना था कि वो लड़ने वालों की तरह नहीं है। ये लोग बातें कर रहे होते हैं कि दरवाजे पर एक आहट होती है। ये लोग समझते हैं कि लाशें वापस आ गई हैं, लेकिन दरवाजे के बाहर जूहकचू का सिपाही होता है, जो कि चैंग को गद्दारी के इल्ज़ाम में अरेस्ट करने के लिए आए होते हैं। जब उन लोगों को पता चलता है कि चैंग पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा है, तो उनको शौक लगता है। उनका मानना था कि सिपाहियों से कोई गलती हुई है, चैंग गद्दारी नहीं कर सकता। तो चैंग को बाहर जाकर उनसे बात करनी चाहिए। मो योंग उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात सुने बगैर लोगों पर तीर चलाना शुरू कर देते हैं, जिससे कुछ लोग ज़ख्मी और कुछ लोग मर जाते हैं। चैंग इस सब के लिए खुद को कसूरवार मानता है। तभी योंग शिन कहता है कि चैंग को यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना वहाँ सारे लोग मारे जाएंगे। यहाँ हम देखते हैं जूहकचू को अपने बेटे का कटा हुआ सर मिलता है, तो वो कहता है कि चैंग को भी ऐसे ही मारेगा। उसी वक्त जूहकचू के सिपाही चैंग को लेने अंदर आ जाते हैं। योंग शेन उन पर गोली चलाता है। गोली की आवाज़ सुनकर उनका चीफ
और कुछ सिपाही गोली चलाने वाले का पता लगाते हैं। ये लोग चैंग को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी हम देखते हैं मू योंग और चैंग दो सिपाहियों को मारकर बाहर निकाल देते हैं, जहां बाहर मौजूद ज़ॉम्बीज़ सिपाहियों को मार देते हैं। ये देखकर कुछ सिपाही उनके पीछा करते हैं और घर में मौजूद सिपाहियों को सुबोई और योंगशिन मार देते हैं। इसके बाद योंगशिन अपने लोगों को कहता है, अब हम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर वो उन लोगों को लेकर चला जाता है। उधर मू योंग और चैंग जंगल में भाग रहे थे, जहाँ सिपाहियों को हम उन्हें ढूंढते हुए देखते हैं। वो चीफ को बताते हैं कि निशान इस तरफ गए हैं। तभी उन लोगों को सीटी की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो लोग उस तरफ भाग जाते हैं। जब आगे जाकर देखते हैं तो रास्ता बंद था। इन लोगों को धोखा दिया गया था। दरअसल मू योंग ने उनको गलत निशान दिखाए, उनका रास्ता भटका दिया था और अपनी जान बचाकर वो और मू योंग दूसरे रास्ते पर चले गए थे। जो हकचू के सिपाहियों का चीफ जानता है कि चैंग कहाँ जाएगा, इसलिए वो सब सिपाहियों को वहीं रुकने का कहता है। दूसरी तरफ हम हैंग यून का सीन देखते हैं, जहां उनको पैगाम वाली आग दिखाई देती है, तो वो समझ जाते हैं शायद किसी दुश्मन ने शरारत की है। तो सीनियर स्कॉलर और जू हकचू, जिसके ज़रिए सीनियर स्कॉलर तक पहुंचता है, दोनों महल में आ जाते हैं। सिपाही उसका रास्ता रोकते हैं, लेकिन जू हकचू उनको राजा के पास ले जाने का ऑर्डर देता है। लेकिन अंदर जाने पर रानी इन्हें रोक लेती है और अपने मुलाजिम से कहती है कि इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। लेकिन जू हकचू रानी को रोक लेता है और कहता है इन लोगों को राजा से मिलने दिया जाए। यहाँ जू हकचू कहता है पैगाम की आग किसी दुश्मन ने नहीं, बल्कि बीमारी की वजह से जलाई गई है, जिस बीमारी से इंसान ज़ॉम्बी बन जाता है और रात होते ही इंसानी गोश्त और ब्लड चाहता है। फिर जब राजा के और आम लोगों के दरमियान पर्दा हटाया जाता है, तो वो लोग राजा का असल रूप देखते हैं कि राजा भी ज़ॉम्बी बन चुका है। जू हकचू कहता है बेशक राज को ये बीमारी है, लेकिन वो जिंदा हैं, यानी अभी वो तुम्हारे राजा हैं। जू हकचू कहता है सीनियर स्कॉलर और उसके घर वालों का सर काट दिया जाए, क्योंकि उन्होंने चैंग का साथ दिया है, क्योंकि ये गद्दारी है। जू हकचू को पेपर पर लिखा वो पैगाम मिल गया था, जो कि चैंग ने लिखा था कि राजा अब नहीं रहे, ताकि वो आम लोगों को बता सके कि महल में क्या हो रहा है। उसने अपने फादर के अगेंस्ट साजिश की, क्योंकि वो जानता था जू हकचू को वो किसी तरह ज़रूर मिल जाएगा और वो उसे वहीं पर मार देंगे। पर चैंग सच को सामने लाना चाहता था, इसलिए उसने ये पोस्टर लगाए। अब इसी के इल्ज़ाम में जू हकचू सीनियर स्कॉलर और उसकी फैमिली को सज़ा देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जू हकचू अपनी बेटी यानी रानी के पास एक लकड़ी का बॉक्स लेकर जाता है। वो कहता है आज तुम जिस जगह पे हो वहीं मैंने ही तुम्हें पहुंचाया है, और ये बात याद रखना। वो ये भी कहता है कि अब मुझे रोकना मत, क्योंकि वो चैंग के साथ देने वाले हर इंसान को मार देगा, चाहे उसे राजा की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। रानी जब वो बॉक्स खोलती है तो देखती है कि उसके भाई का कटा हुआ सर उसमें होता है। हम देखते हैं चैंग और मू योंग बैठकर बात कर रहे होते हैं। मू योंग चैंग से कहता है कि चैंग ने वो सब कुछ किया है जो वो कर सकता है, लेकिन चैंग को लगता है कि अगर वो जल्दी करता तो उन लोगों की जान बच सकती थी। चैंग जू हकचू और उसके सिपाहियों की तरह नहीं बनना चाहता। वो ऐसा इंसान नहीं बनना चाहता जो लोगों को मुश्किल में देखकर उन्हें छोड़कर चला जाता है। उसी वक्त सुबोई कहती है कि चैंग ने ऐसा नहीं किया, और वो चैंग के हाथ पर लगी चोट के लिए जड़ी बूटी लेने चली जाती है। और उसी वक्त चैंग और मू योंग योंगशिन की बात करते हैं। मू योंग कहता है कि पता नहीं योंगशिन कौन है, हम लोगों को तो ये भी नहीं पता कि उसका नेम योंगशिन है भी सही या नहीं। योंगशिन ने जिस तरह उन लाशों के सर पर गोली मारी, ऐसे कोई जांबाज ही कर सकता है। ऐसे सिर्फ चाकू के लोग होते हैं जो बाज का शिकार करते हैं और बहुत ख़तरनाक होते हैं। चैंग कहता है हमें इस वक्त ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो उस चीज़ को जानता हो। तभी वहाँ पर योंगशिन आता है और बताता है कि हमारा पीछा कोई नहीं कर रहा।
उसने साथ की बस्ती को भी देखा, वहाँ बीमारी नहीं फैली, लेकिन लोग उस जगह की चेकिंग करके चले गए हैं। इसके बाद हमें सुबोई दिखाई देती है। जब वो जंगल से जड़ी बूटी ले रही होती है तो तभी उसे कोई आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। तभी चैंग, मो योंग और योंग शेन को सुबोई की चीख सुनाई देती है, तो वो दौड़कर उसके पास जाते हैं। तो झाड़ियों में हरकत होती है, वहाँ पर कोई आदमी था। जब वो लोग आगे जाकर देखते हैं तो वो बीम पॉल था। चैंग उसको कहता है कि तुम्हारी वजह से कई लोग मर गए। बॉम पॉल बताता है कि शिप में एक लाश थी जिसने सबको मारकर ज़ॉम्बीज़ बना दिया। सिर्फ वही लोग बचे हैं और वो शिप सांजी जा रहा है। यानी अगर वो बीमारी सांजी पहुंच गई तो हैंगयून में भी पहुंच जाएगी। डोमिनाई और उसके आसपास के इलाकों को पहले ही इस बीमारी के बारे में आगाह कर दिया गया है। अब ये लोग सैंजी निकल जाते हैं। यहाँ हमें जान कर दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक जहाज़ है। शिप में मौजूद सब लोग ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक आदमी एन ह्यून को बीमारी के बारे में बताता है कि डोमिनाई में एक बीमारी फैल गई है जिससे लोग मर तो गए हैं लेकिन ज़ॉम्बीज़ बनाए गए हैं। आन ह्यून उधर की जाने के लिए निकलते हैं। तब एक आदमी उनको बताता है कि नदी के पास एक शिप मिला है। अब ये लोग उस शिप को देखते हैं जो कि पूरा खून में डूबा हुआ था, लेकिन उसको कोई लाश नहीं मिलती और ये अजीब बात थी। इधर चैंग लोग एक बस्ती में पहुंचते हैं जहां के लोग शाही खाना खा रहे होते हैं। तभी चैंग उनसे पूछता है कि उसकी ये खाना कहाँ से मिला है। तभी उनमें से एक आदमी कहता है कि हमें ये खाना कुछ लोगों की जान बचाने पे मिला है। तभी ब्योम पॉल को एक औरत शाही कपड़ों में दिखती है। उसके बाद उन लोगों को पता चलता है कि ये लोग जहाज़ से ये सारी चीज़ें लेकर आए हैं। तभी चैंग कहता है कि बेशक उन्होंने ये काम अपनी भूख मिटाने के लिए किया है, फिर भी जुर्म है। इसलिए अगर वो लोग बता दें कि लाशें किधर हैं तो उनको माफ़ी मिल सकती है। तभी वो लोग चैंग लोगों को लाशों के पास ले जाते हैं, लेकिन बीच रास्ते में रुक जाते हैं और कहते हैं शाही सामान को चिराना जुर्म है। वो जानते हैं, लेकिन उनको अपनी कोई फिक्र नहीं, लेकिन अपने बच्चों की भूख से वो उनको मरता नहीं देख सकते हैं। ये लोग चैंग पर ही हमला करने वाले थे। तभी चैंग देखता है कि सूरज डूब गया है। उसके बाद लाशों में हरकत होने लगी है। गांव वाले भी हैरान रह जाते हैं। सूरज की रोशनी ख़त्म होते ही एक लाश उठकर उन पर हमला कर देती है, तो चैंग उसे मार देता है। अब बची हुई लाशें भी उठाने लगता है, तो चैंग गांव वालों को कहता है कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो हथियार उठाकर इन लाशों को मारो। सारी लाशें जिंदा होकर इन लोगों पर हमला कर रही थीं और ये लोग अपनी जान बचाने के लिए इन लाशों से लड़ रहे थे और इनको काट रहे थे। तभी हम देखते हैं कि आसमान से लाशों के तीर लगते हैं जो कि आग के होते हैं, जिससे वहाँ आग लग जाती है। और ये हमला आहान हियोन और उसके साथी चैंग की जान बचाने के लिए कर रहे थे। आहान हियोन और उसके साथी इन लाशों का गला काट देते हैं। यहाँ पे चैंग की मुलाकात आहान हियोन से होती है जो कि चैंग के उस्ताद हैं। यहाँ हमें पास्ट का एक मंजर दिखाया जाता है जहाँ चैंग अपनी माँ के मरने के बाद उस महल में नहीं रहना चाहता था। उसे अपनी माँ की बहुत याद आती थी। वो आन हियोन से कहता कोई नहीं चाहता कि चैंग उसी महल में रहे, और उसी वक्त ही आहान हियोन ने उसको अपने गले से लगा लिया था और कहा था कि वो इस तरह ज़िंदगी नहीं जी सकता। आहान हियोन चैंग की वापस महल ले गए थे और बोला था कि राजमहल में ऐसे बहुत से लोग हैं जो चैंग को वहाँ पर देखना नहीं चाहते। वो तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे और वक्त आने पर तुम्हारा इस्तेमाल करने की भी कोशिश करेंगे। वो चैंग की हिफाजत के लिए किसी पर एतमाद नहीं कर सकते, इसीलिए चैंग को अपनी हिफाजत खुद करनी होगी, क्योंकि अगर वो अपनी हिफाजत खुद कर पाया तभी वो उन लोगों के दरमियान इंसाफ कर सकेगा और लोगों को इंसाफ दे सकेगा। ये बात चैंग को अभी तक याद थी कि कैसे उसके उस्ताद ने उसको ज़िंदगी का एक अहम सबक दिया था। आहान हियोन अपने साथियों को बताते हैं कि चैंग
होने वाला राजा है। तो तब सब उसकी इज्जत में झुक जाते हैं। चैन आन ह्योन को डॉक्टर ली का जर्नल दिखाते हैं और कहते हैं कि इसमें लिखी हर बात सही है। उसके फादर गुजर चुके हैं और लॉर्ड जो हक जू ने जिंदगी देने वाले पौधे का इस्तेमाल करके लाजा को ज़ॉम्बी बना दिया है। और चैंग कहता है कि आहन ह्योन को उसकी मदद करनी चाहिए क्योंकि वो हैंग ह्योन जाकर जो हकचू और उसके सिपाहियों को सज़ा दे सके। इस पर आहन ह्योन कहते हैं, हाँ तुम एक शहजादे हो, तुम कई दिन से सोए नहीं, कुछ खाया नहीं। एक शहजादे को साफ कपड़े पहनने चाहिए। आज की रात तुम आराम करो। इधर सुबोई मो योंग से आन ह्योन के बारे में पूछती है कि वो कैसे इंसान है। तब मो योंग कहता है कि तुम ये जानकर क्या करोगी। सुबोई कहती है कि क्या तुम्हें अजीब नहीं लगा कि आन ह्योन को पहले से ही पता था कि चैंग लोग कहाँ पर होंगे। उनको उन लाशों का भी पहले से पता था कि उनके गले पर वार करना है। ये बातें उन्हें कैसे पता थीं? तब चैंग आन ह्योन से बात करके बाहर आता है। मो योंग चैंग से पूछता है कि आन ह्योन ने क्या जवाब दिया। तो चैंग कहता है कि उन्होंने साफ साफ तो कुछ भी नहीं कहा। मो योंग पूछता है कि क्या आन ह्योन पे भरोसा किया जा सकता है, जिसके जवाब में चैंग कहता है आन ह्योन जो हकजू की तरह नहीं है। अब हमें आराम करना चाहिए। और इधर जो हकजू को पता चल गया था कि अगर इन्फेक्टेड पर्सन के गोश्त सेहतमंद खा ले तो ये बीमारी फैलती है। जो हकजू कहता है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और ये पुराने मुल्क में फैल जाए इससे पहले हमें इसको रोक लेना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम योंग शिन को देखते हैं जो अपने गांव जाता है। उसने अपने दोस्तों से वादा किया और अपने लोगों से भी कि वो लौट कर ज़रूर आएगा, लेकिन जब वो वापस आया तो उसका गांव तबाह हो चुका था। कोई भी जिंदा नहीं था। उन गांव वालों की कब्रें पास में ही थीं। ये देखकर योंग शिन टूट जाता है। आन ह्योन के लोगों ने वहाँ का सामान वापस कर दिया था। तभी एक सिपाही दूसरे से पूछता है, शहजादे इधर हैं। तभी एक दूसरा सिपाही दौड़ कर आता है कि हुंगयान ने 5 फौजी दस्ते निकाल दिए हैं। ये सुनकर बियोम पोल सुबोई को अपने साथ चलने का कहता है। अगर वो चैंग के साथ रही तो मारी जाएगी क्योंकि 5 फौजी दस्ते हैंग ह्योन से चैंग को गिरफ्तार करने आ रहे हैं, इसलिए मेरे साथ चलो। सुबोई कहती है कि जिन लोगों को तुम पीछे छोड़ के आए थे उनको बचाने के लिए चैंग ने क्या नहीं किया। इधर तुम चैंग को छोड़कर जाना चाहते हो, क्या तुम किसी के साथ दे सकते हो? मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। नेक्स्ट हम कई प्रेग्नेंट औरतों को देखते हैं कि जिनका कोई भी नहीं था और उनके पास कहीं जाने की जगह भी नहीं थी, तो वो इधर रह रही थीं। एक को ये तो नहीं पता था कि ये जगह उनको किसने दी है, इतना अच्छा खाना किसने दिया। वो इस बात को बुलाए हुए बस खुशी से रह रही थीं। यहाँ हम मो योंग की बीवी को भी देखते हैं जो कि मो योंग यहाँ पर उसको छोड़कर गया था। वो किसी को बताती है कि उसका शौहर शहजादे का गार्ड है। अब हम हैंग ह्योन का सीन देखते हैं जहाँ रानी के अब महारानी बनने के दिन करीब आ गए थे और अब वो महारानी बन चुकी थी। वो अपना पहला हुक्म देती है कि चैंग को तख्त का लालच था, इसलिए उसने अपने फादर के खिलाफ साजिश की क्योंकि तख्त को अकेला नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए अब वो हुकूमत चलाएंगी। वहाँ एक बीमारी फैल चुकी थी जिससे निमटने के लिए 5 फौजी दस्ते भेजे जा चुके थे। वो जियोसैन जाने वाले रास्ते को बंद कर देता है और सांजो के गेट को भी बंद कर देता है। अगर किसी ने इस हुक्म को मानने से मना किया तो उसी वक्त उसकी जान ले ली जाएगी। हम देखते हैं कि जू हकजू की बेटी अपने बाप से बात करने के लिए आती है और कहती है क्योंकि हुक्म से आपके ये सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, लेकिन क्या जियांग सॉन्ग के आ जाने की वजह से इस तरह सब कुछ छोड़ देना ठीक है? इस पर जो हकजू कहता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि इस तालाब के नीचे कितनी लाशें हैं? पहले हमने देखा था कि सिपाही किसी लाश को नदी में फेंक रहे थे। दरअसल ये लाशें जो हकजू ने ही इस तालाब में फेंकवाई थीं। जिसको जो हकजू मार दिया करता था उसे पानी में फेंकवा देता था क्योंकि उसके नज़दीक यही ताकत है।
उसकी बेटी कहती है कि वो अपने बाप को बचाने के लिए ताकत का हर तरह इस्तेमाल करेगी। तो उसी वक्त जू हकजू कहता है कि याद रखना, मैंने ही तुम्हें ये ताकत दिलवाई है, वक्त आने पर मैं तुमसे ये ताकत छीन भी सकता हूँ। उसकी बेटी पूछती है, ली चैंग का क्या, वो तो अभी भी जिंदा है। जू हकजू कहता है कि वो मेरे हाथों से ही मरेगा। नेक्स्ट, सांजो का मैजिस्ट्रेट अहान हियोन के पास आता है और कहता है, शहजादे को हमारे हवाले कर दो, क्योंकि जू हकजू ने दरवाज़ा बंद कर दिया है और उनको खुलवाने के लिए बस एक ही रास्ता है कि शहजादे को उनके हवाले कर दिया जाए। तो अहान हियोन मान जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हैंग यून से सिपाही ली चैंग को लेने के लिए जाते हैं। वो अहान हियोन से कहते हैं, अच्छा हुआ कि आपने इसको संभाला कि गद्दार को गिरफ्तार करो। सारे सिपाही चैंग की तरफ बढ़ते हैं। तो अहान हियोन कहते हैं कि गद्दार वो नहीं, तुम सब हो, जब अपने फ़ायदे के लिए जू हकजू के टुकड़ों पर पल रहे हो। तुम कैसे सिपाही हो जो शहजादे को मरने देना चाहते हो, जो कि शहजादा अब राजा भी बनने वाला है। इसके बाद अहान हियोन के साथी महल से आए सिपाहियों पर तीर बरसाते हैं और महल के सारे सिपाहियों को मार देते हैं जो कि चैंग को लेने के लिए आए थे। आपको याद होगा जब चैंग ने अहान हियोन से बात की थी, मो योंग के पूछने पर क्या बात हुई कुछ नहीं बताया था। चैंग ने अहान हियोन से बात की थी। उसी वक्त अहान हियोन को कबूतर से एक पैगाम मिला था जो कि महल से आया था, जिसमें अहान हियोन को बताया गया था कि चैंग उनकी तरफ आ रहा है, इसलिए वो चैंग को संभाल कर रखें जब तक वो उसे गिरफ्तार न कर लें। ये बात अहान हियोन ने चैंग को बता ही दी थी कि चैंग का ही कोई साथी उससे गद्दारी कर रहा है और सारी बातें महल में पहुंचा रहा है, इसलिए चैंग को सारी बात अपने तक ही रखनी थी। सीन प्रेजेंट में आता है जहां राजमहल के सिपाहियों का चीफ चैंग को कहता है, तुम ठीक नहीं कर रहे, दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो ये सारा इलाका बीमारी से सड़ कर मर जाएगा। ये सारी बातें सुनकर चैंग उसके गला काट देता है, जिस पर मैजिस्ट्रेट कहता है, ये तुमने ठीक नहीं किया, अब राजा तुम्हें छोड़ेगा नहीं, अब सांजो में लाशें गिरेंगी। तो चैंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि जू हकजू ने दरवाज़ा मुझे पकड़ने के लिए बंद किया है? दरअसल जू हकजू ने सैंजू के और मोयुन सोंग को पहले ही छोड़ने का फैसला कर लिया था, इसीलिए उसने चारों तरफ ये के दरवाजे बंद करवा दिए थे। तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि बड़ी मुसीबत आ गई है। तो ये सब चलकर देखते हैं कि बहुत से लोग दरवाजे के बाहर होते हैं। ये लोग मुख्तलिफ इलाकों से वहां जान बचाने के लिए आए थे। इतने सारे लोगों को देखकर मैजिस्ट्रेट कहता है वो दरवाज़ा नहीं खोल सकता, क्योंकि इतने सारे लोगों का खाना कैसे पूरा करेगा। खाना ख़त्म होते ही ये लोग चोरी करेंगे, जिसकी वजह से वहाँ पर तबाही मच जाएगी। तो चैंग यून कहता है, तो क्या आप इतने सारे लोगों को मरने के लिए छोड़ देंगे? जू हकजू ने भी दरवाज़ा बंद करने से पहले यही सोचा होगा, लेकिन मैजिस्ट्रेट किसी भी हालत में दरवाज़ा नहीं खोलना चाहता था। तो चैंग को गुस्सा आ जाता है, तो वो कहता है कि आप कैसे फैसला कर सकते हो कि कौन जिएगा और कौन मरेगा? तुम दरअसल इस जगह के लायक ही नहीं हो। तो मैजिस्ट्रेट उससे पूछता है कि तुम मुझे किस हक से यहाँ से निकाल रहे हो? तो चैंग उसकी गर्दन पे तलवार रख के कहता है, यहाँ के आने वाले राजा के हक से। अब सैंजू की हिफाजत मैं खुद करूँगा और इन लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा। चैंग के सामने ये मसला था कि इतने सारे लोगों के रहने की जगह सैंजू में नहीं थी। अगर इन लोगों को बचाना है तो सैंजू की हिफाजत खुद ही करनी होगी। यहाँ पे वो एक फैसला करता है कि वो दिन में लाशें और रात में ज़ॉम्बीज़ बना जाती हैं, लेकिन उन सब की एक कमज़ोरी ये है कि वो आग और पानी से डरते हैं। सैंजू का नॉर्थ पानी से भरा हुआ है, तो इन लोगों को वहाँ ले जाएंगे। इसके बाद चैंग ने सैंजू का दरवाज़ा बाकी लोगों के लिए खोल दिया था और सारे लोग अंदर आ जाते हैं। राजा को ऐसा ही करना चाहिए। चैंग सही मानों में एक राजा अच्छा था। उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग रात की तैयारी करने लगते हैं। उन ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए सारे मिलकर तैयारी करते हैं, वीपन बनाते हैं और उन ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए
मिलकर काम करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रेग्नेंट औरतें जिस घर में रह रही थीं वहाँ एक औरत के यहाँ बच्चा पैदा हो रहा था। बच्चे के पैदा होने के थोड़ी देर बाद उसकी आवाज़ बंद हो जाती है। तब ये लोग जाकर पूछती हैं कि आखिर बच्चे को क्या हुआ। तो वहीं की दाई नर्स कहती है कि बच्चे की देखभाल के लिए वो लोग लेने गए हैं। औरत को एक बच्ची हुई है, लेकिन जब हम अंदर जाके सीन देखते हैं तो पता चलता है कि उसका बच्चा मर चुका है। नर्स ने उन औरतों से झूठ कहा था। उसके बाद हम राजमहल का सीन देखते हैं जहां 2 काम करने वाली औरतें सफाई कर रही होती हैं। तब उनमें से एक औरत कहती है कि उन्होंने रानी की मुलाजमा को रानी के कपड़े आग में जलाते हुए देखा था। तभी हम देखते हैं कि रानी अब महीने जा रही थी। रानी की खिदमत के लिए एक नई मुलाजमा रखी गई थी। वो रानी को नहलाने के लिए उसके साथ होती थी। और यहीं पर सबसे बड़ा राज ये खुलता है कि रानी प्रेग्नेंट नहीं थी, वो सिर्फ प्रेग्नेंट होने का दिखावा कर रही थी। ये देखकर नई मुलाजमा शॉक्ड रह जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुबोई और बूम पॉल को देखते हैं, जहां सुबोई ने कुछ जड़ी बूटियां मंगवाई थीं। बूम पॉल घास लेकर आ जाता है तो सुबोई खुद जंगल जाती है जड़ी बूटियां लेने के लिए, तो बूम पॉल भी उसके पीछे आता है। तभी सुबोई को सामने एक जगह दिखाई देती है, लेकिन बूम पॉल कहता है मैजिस्ट्रेट ने वहां जाने से मना किया है क्योंकि वो जगह भूतों का घर है। इस जगह को फ्रोज़न वैली कहा जाता है और यहाँ वो जगह थी जिसके बारे में डॉक्टर ली ने अपने जर्नल में लिखा था। वो बूम पॉल से पूछती है कि ये फ्रोज़न वैली है, तो वो कहता है हाँ। तब सुबोई अंदर जाकर उस पौधे को ढूंढने लगती है जो कि मरे हुए लोगों को जिंदा कर देता है और उसको वो पौधा मिल जाता है। तभी वो बूम पॉल को वहाँ पर हथकड़ी पड़ी हुई पेन दिखाई देती है, जैसे कोई वहाँ पर कैद हो। उसके बाद हम किसी को भागते हुए देखते हैं। इधर सीन योंग शिन पे आ जाता है जो वहाँ के सिपाहियों को बंदूक चलाना सिखा रहा था। तब चैंग आन हियोन से पूछता है कि क्या वो योंग शिन को जानते हैं, तो आन हियोन कहते हैं नहीं, मैं उसे नहीं जानता, मैंने उसे पहली दफ़ा देखा है। अब रात होने वाली थी और ये लोग तैयार थे। इधर जू हक जू मियोन सॉन्ग के दरवाजे पर पहुंचता है, जिसके दरवाजे को उसने बंद करवा दिया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि जू हक जू अपने साथ कोई कैदी भी लाया था जो कि अब मॉन्स्टर बन चुका था। इधर चैंग लोग ज़ॉम्बीज़ का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि रात हो चुकी थी और ये ज़ॉम्बीज़ किसी भी वक्त उन पर हमला कर सकते थे। इधर जो लोग चैंग के साथ दे रहे थे वो अभी लौटे नहीं थे और उसी वक्त हम किसी सिपाही को गिरा हुआ देखते हैं जिसके गले में सिपाही का कटा हुआ हाथ होता है। उस हाथ पर खून भी लगा हुआ होता है जो कि ताज़ा होता है, यानी वो ज़ॉम्बीज़ किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। आन हियोन आग वाले तीर से उन लकड़ियों पर आग लगा देता है क्योंकि ये ज़ॉम्बीज़ आग से डरते थे और ये इशारा पाकर बाकी लोग भी अलर्ट हो जाते हैं कि सुबह हो जाती है। ये लोग ज़ॉम्बी से बच गए थे, अब ये लोग वापस आ गए। अब चैंग सबको ये आज की रात तैयार रहने का कहता था क्योंकि ये लोग पिछली रात कामयाब हो गए थे। अब चैंग सबको देखता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि ये सब ख़त्म हो गए हैं। अब चैंग सबको आज की रात तैयार रहने का कहता है क्योंकि ये पिछली रात कामयाब हो गए थे। तभी चैंग बहुत से परिंदों को उड़ता हुआ देखता है और पानी में हरकत होना शुरू हो जाती है। चैंग आग का तीर दूर फेंकता है कि हम देखते हैं कि झाड़ियों में हरकत होना शुरू हो गई है। फ्रोज़न वैली से बॉम पॉल पूछता है कि आखिर ये लोग इनमें से बाहर कैसे आ सकते हैं, जिस पर सुबोई कहती है सूरज वजह नहीं है, गर्मी वजह है। फिर हम देखते हैं बहुत सी ज़ॉम्बीज़ दौड़ती हुई चैंग की तरफ आ रही थीं। अब ये लोग रात में नहीं बल्कि दिन में हमला करने वाले थे। दरअसल जू हक जू अपने साथ मॉन्स्टर ले आया था, उसी ने ये बीमारी वहाँ फैला दी थी। जू हक जू चारों तरफ ये बीमारी फैलाना चाहता था कि चैंग अपनी हर तस्लीम कर ले। और कुछ इसी तरह हमने कोविड-19 की सिचुएशन में चाइना को करते हुए देखा था। अब ये ज़ॉम्बीज़ दिन में भी हमला कर सकते हैं और इस बीमारी की अलामत दिन बदलने के साथ बदलती जा रही हैं। क्या चैंग इनको रोक पाएगा? इसके बारे में हमें
किंगडम 2 में बताया जाएगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमें सपोर्ट मिल सके। हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।